जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 31 पढ़ने वाले हैं। टोटल 30 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। टेंशन की बात ही नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं हर चैप्टर से आप लोग ढंग से बस सुन लोगे ना एक बार और आंसर देख लोगे तो याद हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप लोग अच्छे तरीके से लिख दोगे, है ना। ये भरोसा रखें बस। बाकी आज का चैप्टर हम लोग 31 पढ़ने वाले हैं, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या। पिछले चैप्टर में हमने एससी और एसटी के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम जो है ओबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या यानी द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी। तो अदर बैकवर्ड क्लास इसके ऊपर आते हैं जनरल, है ना। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो समाज के अंदर इस तरीके से व्यवस्थाएं बांट रखी हैं, जाति प्रथा है ना, ये सारी चीज चलती आ रही है शुरू से। तो इनके ऊपर मैं काफी ज्यादा बोल भी चुका हूं, है ना। तो देखिए जरा आज के चैप्टर के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है टोटल 11 क्वेश्चन है और सिर्फ इसके बाद 4 चैप्टर बचेंगे। उसके बाद हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद जो है इंग्लिश और पेंटिंग लेकर चलेंगे, होम साइंस भी, ठीक बा। चलिए तो ये चीज हम याद रखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है देखिए जरा किस तरीके से बनेगा। कारखाना मालिक आदि बाल श्रमिकों को किस कारण अधिक पसंद करते थे। क्यों कारखाना मालिक जो है, कारखाने यानी कि कंपनियां, फैक्ट्रियां, उनके फैक्ट्रियों के मालिक क्यों बच्चों को पसंद करते थे। बच्चा श्रमिक यानी बाल श्रमिक को क्यों पसंद करते थे। तो सिंपल सी बात बताऊं, बाल श्रमिक को इस वजह से पसंद करते थे क्योंकि बच्चे ज्यादा काम भी कर देते थे और कम मजदूरी भी लेते थे और ज्यादा टाइम तक काम करते थे और उनके डांटने पर वो काम करने लग जाते थे। इस वजह से कारखाना मालिक जो है क्या करते थे, अपना जो है हुकूमत चलाते थे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। तो बाल श्रमिकों को कारखाना मालिक इस कारण अधिक पसंद करते थे कि वे उन्हें लाभकारी सिद्ध होते थे। ज्यादातर बच्चे जो है ना फायदा पहुंचाते थे, इन लोगों को फायदा पहुंचाते थे। वे शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करते थे, कोई रोक टोक नहीं, मतलब कोई कहीं जाते नहीं थे, कुछ ज्यादा उनको काम नहीं होता था तो बच्चों से ज्यादातर काम करवा लिया करते थे ये जो है कारखाना मालिक। तो शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करते थे, वे रोजाना अधिक घंटे कार्य करते थे। पर उन्हें सामान्य मजदूर से कम मजदूरी मिलती है। और देखो कम, ये लोग क्या करते हैं, कम मजदूरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं बच्चे, इस वजह से ये लोग पसंद करते थे। बाल श्रमिकों को बाल श्रम अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता। तो वही चीज है कि आज के टाइम पे तो चलिए बाल मजदूरी बंद है, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था। और ये लोग क्यों पसंद करते थे, क्योंकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा काम करते थे, डांटने बोलने पे और काम करते थे, है ना, और ज्यादा घंटों तक काम करते रहते। इसलिए जो है कारखाना मालिकों को बच्चे का बहुत ज्यादा पसंद आते थे काम के लिए सिर्फ, है ना। बाकी शोषण वगैरह तो ये लोग करते ही रहते थे हमेशा, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़ी जातियां कौन है। अब देखिए यहाँ ओबीसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की। हमने पिछले चैप्टर में एससी और एसटी पढ़ा था, बाकी चैप्टर में हम ओबीसी पढ़ रहे हैं। देखिए जरा, अन्य पिछड़ी जातियां जाति प्रथा में मध्य की श्रेणी में आती हैं, यानी मध्य श्रेणी में आते हैं। ये पिछले चैप्टर में हमने जो एससी एसटी इसमें ओबीसी पढ़ रहे हैं हम लोग। और प्राय इन जातियों के लोग दूसरे की जमीन पर काम करने के लिए कृषक हैं, यानी कि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीनों पर बेचारे काम करते हैं। इस प्रकार वे ऊंची जातियों पर निर्भर हैं, यानी ओबीसी वाले भी आज, मतलब आज क्या, चलो हटा दो, पहले क्या था, काफी ज्यादा फैला हुआ था ये सब, तो आज तो बहुत सरकार ने कम कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। तो बोला क्या है, इस प्रकार वे ऊंची जातियों पर निर्भर हैं, लेकिन आज वे राजनीतिक दृष्टि से सशक्त हो गई हैं। आज वो क्या है, राजनीतिक दृष्टि से क्या है, सशक्त है, यानी कि राजनीति में ओबीसी आज बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए। तो ये है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। चलिए उसके बाद आता है इस चैप्टर के ना महिलाओं के बारे में भी दे रखा है काफी ज्यादा। अब जितने भी चैप्टर आएंगे ज्यादातर महिलाओं वगैरह के शोषण इन सब के बारे में दे रखा है, तो हम ये सब पढ़ेंगे। महिलाओं की दुखद स्थिति का क्या कारण है लिखे। तो महिलाओं की जो दुखद स्थिति होती है ना, उसका कारण क्या होता है वो जरा हम लोग जानने वाले। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। देखिए महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं, ये हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। इस निर्भरता के कारण वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित रहते हैं। इसीलिए देखिए महिलाएं जो है पुरुषों पर डिपेंड रहती हैं, इस कारण वो क्या है, अपने अधिकार से हर चीज से वंचित रह जाती हैं, अलग हो जाती हैं।
इनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, यानी लड़का है लड़की है, फिर बड़ी होती है स्त्री है पुरुष है, भेदभाव शुरू हो जाता है, पर्दे में रहे घूंघट में रहे ऐसा रहे, है ना। वे पारिवारिक हिंसा, दहेज, हत्या और शोषण का शिकार होती हैं। शुरू से ही ये महिलाएं बेचारी ना इन सारी चीज़ों का शिकार होती हुई आई हैं, लेकिन आज तो चलो बहुत हद तक चलो कम भी हुआ है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें हम लोग मिलजुल कर जो है इसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जब बुद्धि का विकास होगा ना, उसके बाद सारी चीज़ें बेकार चीज़ें जो है ना खत्म होती चली जाएंगी। इसलिए बोला जाता है पढ़ लिख कर आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। चलिए अब जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंसर मत जाइए, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए पहली मैं बता दूं, इन्हीं क्वेश्चन से ही रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन बनेगा। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपने ये घोल के पी लिया तो आप कहीं से भी लिख दोगे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आगे बस में ये चीज़ याद रखें। चलिए नेक्स्ट आता है महिलाएं, स्त्रियों की हीन स्थिति के क्या कारण हैं। आज जो महिलाओं के बिल्कुल निचले स्तर पर जो स्थिति हो रखी है ना, उसके क्या कारण है वो हमें जानना है। तो देखिए जरा, समाज की जनसंख्या का आधा भाग होने पर भी स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर हैं। याद रखिएगा, आज हमारे समाज का आधा भाग कौन है, स्त्रियां हैं, लेकिन आज फिर भी वो पुरुषों पर निर्भर हैं। परिणामतः वह अपने अधिकारों व स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर, परिणामतः वे अपने अधिकारों व स्वतंत्रता से वंचित हैं। स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है, घर में उनके साथ मारपीट की जाती है, दहेज के कारण उनकी हत्या हो जाती है और उनका विभिन्न प्रकार से शोषण होता है, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, अलग अलग प्रकार। आगे समझ में चौथा क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, स्त्रियों के शोषण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए स्त्रियों का शोषण क्या होता है, ये तो हर कोई जानता है अच्छे तरीके से। हमारे समाज में आपके आस पड़ोस में भी होता होगा, अगर होता है तो आप प्लीज पुलिस कंप्लेन कर दें, है ना। अगर आपके सामने कोई ये सारी घटनाएं होती हैं तो अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप कमजोर हैं उन लोगों से, तो आप क्या करें, चुपचाप से पुलिस कंप्लेन कर दें। अब ऐसा तो नहीं पुलिस आके नाम बता देगी किसने क्या किया है, उसने कंप्लेन की है, कोई नहीं बताता है। पुलिस के ये सीक्रेट रहता है, आप लोग याद रखेंगे। बाकी आप कंप्लेन करें, जो मुजरिम है उसको तुरंत सजा होगी। आगे बस हमें या वीडियो जो है उसको वीडियो बना के उसको आप तुरंत पुलिस के पास भेज दीजिए, है ना। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग कर सकते हैं, बस करना आना चाहिए। आगे बस में ये चीज़ याद रखें। तो वही चीज़ है, स्त्रियों के शोषण पर टिप्पणी करनी है। तो गरीबी और सामाजिक आर्थिक शोषण के कारण स्त्रियां कठिनाई में आ गई हैं। शोषण के प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैं, जैसे उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिपत्य तथा वस्तुओं की बनावट को लेकर स्त्रियों का शोषण होने लगा है और स्त्रियां अपने पति की संपत्ति को बेचने की अधिकारिणी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे समाज में देखी जा रही है। विधवा हो जाने की स्थिति में वह पति के भाई उसे केवल भोजन देते हैं। पति की संपत्ति में हिस्सा मांगने पर उन्हें भला बुरा कहा जाता है। आज भी होता है ये चीज़, है ना। अब वो बेचारी महिला जाएगी कहाँ, सोचने वाली बात है ना। तो उसको लोग अकेला छोड़ देते हैं, अगर वो विधवा भी हो जाती है तो वो चीज़ है। कहीं कहीं पर उन्हें पीटा भी जाता है और कहीं इससे अधिक उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। स्त्रियों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का होने पर दिहाड़ी देने में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा दिहाड़ी और महिलाएं हैं, अगर ये SC ST OBC के हैं तो उनको कम दिहाड़ी, अगर महिलाएं उचली जाति की हैं तो उनको ज़्यादा दिहाड़ी, इनको कम दिहाड़ी, ऐसे भी होता है। तो ये बेकार सोच आप लोग कब खत्म करेंगे भाई समाज से, है ना। समाज बदलिए आप। एक ही प्रकार के काम की दिहाड़ी के लिए उन्हें पुरुषों से कम दिहाड़ी मिलती है। आज भी देखा जाता है कि अगर एक ही कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है, तो वहाँ स्त्री की सैलरी थोड़ी कम रहती है और पुरुष की जो है ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ क्यों देखा जाता है, ये लिंग भेदभाव चल रहा है आज भी हमारे समाज के अंदर। तो सरकार क्या करे, पूर्ण रूपेण इन सब चीज़ों पर रोकथाम लगाए, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है। अन्य पिछड़ी जातियों के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या होगी भाई। देखिए संविधान के तहत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो आप लोग ध्यान सुने, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखें ये चीज़। ये क्या हो गया भाई, देखिए तो अन्य पिछड़ी जातियों के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है। तो सरकारी नौकरियों में देखिए जरा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लोगों के लिए आरक्षण की मांग ने 1970 के दशक के आरंभ में जोर पकड़ा, यानी 1970 में OBC वालों को जो है आरक्षण वगैरह दिया गया, ठीक
ठीक है। जनता पार्टी सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में एक आयोग का गठन किया था, एक आयोग का, जिसका कार्य पिछड़ी जातियों की पहचान करना और सरकारी नौकरियों में उनके जो है लिए आरक्षण की प्रतिशत जो है निर्धारित करने के बारे में सुझाव देना था। आयोग ने 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% नौकरियों में आरक्षण, याद रखिएगा 1980 के टाइम पे एक नया मंडल आयोग आया था, मंडल आयोग, इस आयोग का नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग के तहत 1980 में क्या किया गया था कि भाई लगभग कितने प्रतिशत, 27% आरक्षण दिया जाएगा, किसको, ओबीसी को, ठीक है, ये चीज़, तो नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। आयोग ने जो है 3743 जातियों की अन्य पिछड़ी जातियों के रूप में पहचान की और मंडल आयोग की इस रिपोर्ट ने 1993 में लागू किया गया। इस रिपोर्ट को पूर्ण रूपेण लागू कब किया गया, 1993 में। इससे क्या हुआ कि 1999 में वाजपेयी सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, बीजेपी की सरकार 99 में आई थी, याद रखिएगा, तो 127 और जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल कर लिया और इस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों की संख्या बढ़कर 3870 हो गई। याद रखिए 3870 हो गई। सारा आपके सामने ही आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। आगे बात सुनो, तो बीजेपी की सरकार ने बहुत धांसू काम किए हैं, ये हम भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हमें किसी पार्टी से वैसा कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ अगर जो हमारे लिए काम करेगा, जो सरकार हमारे लिए काम करेगी, जनता की भलाई के लिए काम करेगी, हम उसको वोट देंगे और हम उसको पूछेंगे। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चियों की समस्याएं लिखिए। बच्चियों की समस्या, आखिर ये छोटी बच्चियों को डायलॉग याद आ रहा है क्या, ठीक है, देखो, तो बच्चियों की समस्याएं लिखिए। तो बच्चियां क्या हैं जरा देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियों की जो जैसे घर में दयनीय स्थिति होती है, बालिकाओं की घर में दयनीय स्थिति, बहुत से घरों में देखा होगा, अगर लड़का है और एक लड़की है तो वहाँ लड़के को ज़्यादा पूछा जाएगा और लड़कियों को कम पूछा जाएगा। लेकिन कई घरों में क्या होता है कि लड़कियों को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है, तो ऐसे घर धन्य है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आप किसी को ऊंचा किसी को नीचा मत समझें, दोनों को बराबर नजरिए से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहला है शैक्षिक विकास अवरुद्ध, यानी एक लड़की होने के कारण उन्हें शिक्षा के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है, उनका स्कूल में प्रवेश नहीं होता, पहली तो ये दिक्कत होती है उनके साथ। बोल रहा है ना बच्चियों की समस्याएं, तो ये चीज़ याद रखना है। तो घरेलू कामकाज उनको क्या करते हैं, स्कूल से हटवा के घरेलू कामकाज पर ज़्यादा ध्यान दिलवाया जाता है। बोलते हैं कि भाई ससुराल चली जाएगी तो वहाँ पे भी तो करना ही है, इसलिए अभी सीख ले, अच्छा होगा, ये होगा, पता नहीं क्या क्या धारणाएं हैं। विवाहोपरांत गृहिणी, यानी शादी के बाद उन्हें क्या करना है, एक घर में ससुराल के अंदर जाकर सिर्फ गृहिणी वाला काम करना है। आगे बस समझना, तो ये चीज़ें हैं। देखिए लोगों की सोच तो यही रहेगी, आप लोग नहीं बदल सकते हैं। कितना बदलोगे भाई, लोगों के मन में ठूस ठूस के भरा हुआ है ये। बस यहाँ मैं आप लोग को एक चीज़ सिखा सकता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ सब हैं, अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर पढ़ लिख कर बहुत आगे तक बढ़ जाओगी तो आप अपने पैरों पर जब खड़े रहोगे ना तो कोई आपको दबा नहीं सकेगा। याद रखिएगा, आज लड़कियाँ बहुत सी क्या हैं, खुद दबना चाह रही हैं, खुद लोगों के अंडर में आ जा रही हैं। आगे बात समझना, आपके ऊपर आपका शोषण हो रहा है तो उसके कहीं ना कहीं आप उसके पीछे आपकी भी जो है गलती है कि आप सही टाइम पे पढ़े लिखे नहीं। चलिए दूसरे पढ़ने नहीं दे रहे, बहुत सारे आज माध्यम हैं कि आप अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकती हैं आप लोग, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, आगे बढ़ें, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज़ें, शादी के बाद उन्हें एक गृहिणी के कार्य करने पड़ते हैं, वह पति के घर के सभी गृह कार्य करती है। उसके बाद है किशोरावस्था पूर्व विवाह, यानी जब उसकी शादी का टाइम आता है, हमारे समाज में प्रचलित धारणा के अनुसार बेटी की शादी किशोरावस्था से पहले कर दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई 18 से पहले ही कर दो शादी उसकी। इस अंधविश्वास से बाल विवाह को प्रोत्साहन मिला है और बचपन में शादी हो जाने से जल्द माँ भी बन जाती हैं लड़कियां, और इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं जैसे कम आयु में माँ बनना और महिला मृत्यु दर और अधिक होना और जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब बच्ची छोटी है और वो प्रेग्नेंट होती है तो सोचने वाली बात है, वो बच्चे को जन्म थोड़ी ना दे सकती है। अरे बस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ सोचें लोग और बाल विवाह को रोक दें, ठीक है, अच्छे तरीके से। शिक्षा संबंधी जो है भ्रामक कल्पना, यानी कि ग्रामीण भारत में एक शिक्षा को लेकर ना यहाँ भ्रामक जो है एक कल्पना है कि भाई अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को ज़्यादातर घरेलू काम करने चाहिए और जो है घर के बाहर के काम लड़का करेगा, घर के काम सारे लड़कियां ही करेंगी, उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सब लेकर आ जाते हैं पता नहीं क्या।
है ना, कम से कम उनको पढ़ने तो दिया जाए, एक मौका तो दे आगे बढ़ने का। जब तक आप लोग खुद नहीं सोचेंगे तब से क्या होगा, है ना, ये चीज़ें। सरकार कितना भी कर ले, लोगों के दिमाग में अगर कचरा भरा है तो जल्दी साफ नहीं होगा। लेकिन ये शिक्षक लोग हैं, जो एक शिक्षक समुदाय है, वो चाहें तो बहुत हद तक इस चीज़ को सही कर सकते हैं। आगे बस कल वाली शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। देखिए उसके बाद है श्रमिक के रूप में कार्य। गरीब लड़कियों, गरीब परिवार के घरों में बालिकाओं को श्रमिकों वाला काम पे लगा दिया जाता है। देखा होगा आपने, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बेचारी जो है सर पे तसला लेकर ढो रही होती है सामान, है ना, ये सारी चीज़ें, रोजी रोटी भी कमानी पड़ती है उनको, है ना, तो ये है। और वे जिस मालिक, ठेकेदार, एजेंट आदि के अंतर्गत काम करती हैं, वे उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण भी करते हैं। बहुत बुरे बुरे काम होते हैं बेचारी इन बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, तो ये रोका जाना चाहिए हर हद से, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। विक्रय, और हमारे समाज में क्या है कि लड़कियों को बेचा खरीदा भी जाता था, ठीक है, आज भी कई जगह ये काम चल रहे हैं। सरकार से ये गुहार होगी, सरकार से ये प्रार्थना होगी कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जड़ से ख़त्म करें और एक जागरूकता अभियान चलाएं। समाज के अंदर क्या चलाएं, जागरूकता अभियान चलाएं कि ये जो गंदी चीज़ें हो रही हैं समाज के अंदर, आप लोग प्लीज़ उसको रोक सकें, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद है तिरस्कारिता, यानी कि तिरस्कृत। तिरस्कृत मतलब क्या होता है, उसको नज़रअंदाज कर देना। महिलाओं को, लड़कियों को बिल्कुल परे कर देते हैं, पुरुषों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इससे क्या हो रहा है, महिलाओं की स्थिति, लड़कियों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ये चीज़ हमें याद रखना, ठीक है ना। चलिए आंसर समझ जाइए यहाँ से। उसके बाद आता है नेक्स्ट, बाल श्रमिक किसे कहते हैं। बाल श्रमिक किसे कहते हैं, चलो देखते हैं जरा यहाँ बाल श्रमिक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग इसे ध्यान सुनिएगा। देखिए जरा, बाल श्रमिक क्या है। बाल श्रमिक का अर्थ होता है वे बच्चे जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने को विवश होते हैं, जबकि ये दिन उनके पढ़ने लिखने के दिन होते हैं, बाल श्रमिक कहलाते हैं। याद रखें, जिस टाइम वो पढ़ने लिखने की उम्र है उस टाइम काम का धंधा कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ क्या है, बाल श्रमिक है। तो प्राय ऐसे बच्चे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से होते हैं। ये चीज़, उनके माता पिता के पास इतने साधन या इतनी आय नहीं होती कि वे उनके भोजन और कपड़े का इंतजाम कर सके। परिणामतः उनके माता पिता उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल ना भेज कर रोजी रोटी कमाने के लिए भेज देते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कूड़ा बीनते हुए, बहुत सारे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा गया होगा। तो ये चीज़ है, आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। तो हमारे देश में जनसंख्या का 1/3 भाग जो श्रमिक का है वो 14 वर्ष से कम की उम्र में काम करने पर लग जाते हैं। 31 करोड़ जो इनकी संख्या लगभग 31 करोड़ की है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में है। हमारी जनसंख्या विश्व में अगर देखा जाए ना, बाल श्रमिक किस देश में होती है, भारत के अंदर। तो ये चीज़ रोकनी चाहिए हमें बढ़ चढ़कर। हमारी जनसंख्या में बाल श्रमिक 5.2 हैं और गाँव में इनकी संख्या 8.64 है कि खेतों में हर जगह काम करते रहते हैं बच्चे। और शहरों में 11.36 है, सबसे ज़्यादा शहरों में मिल जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे होटल में, ढाबे में बच्चे आज भी जो है काम धंधा कर रहे होते हैं। तो कार्यस्थल क्या है, होटल, ढाबे। उसके बाद कालीन बुनने का काम, रंगाई करने का काम, चूड़ी बनाने का काम, है ना, जैसे फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा होता है। लाख उद्योग, है ना। उसके बाद जूता उद्योग, पत्तल उद्योग, पापड़ उद्योग, है ना, आटा मिल, बड़ी उद्योग, खाने, कार गैरेज और चीनी मिट्टी उद्योग और घरों में नौकर आदि, ये सब काम जो हैं बच्चे आज ज़्यादा कर रहे हैं। तो इनको रोकना चाहिए हमें, बाल श्रमिक को रोकना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बोल रखा है बाल श्रमिकों की स्थिति जैसे गरीबी, अशिक्षा, परिवार में धन अर्जित करने वालों का अभाव, शोषण, दमन, माता पिता व अमानवीय व्यवहार, अधिक धन एकत्र करने की लालसा, माता पिता की कम आय मतलब कम इनकम जब माता पिता की होती है तो बच्चों को भी जाना पड़ जाता है काम पे, ठीक है। माता पिता की नियमित धंधा ना होना और भूमिहीनता आदि, ठीक है। मालिकों की स्थिति देखा जाए तो इसमें सिंपल सी बात, मालिकों के लिए श्रम मजदूर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ये मालिक मजदूर क्या, देखो कारखाना जो मालिक होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्यों पसंद करते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो क्योंकि ज़्यादा देर तक काम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर समझ जाइए। आंसर मैंने आप लोग के सामने रखा है, किस तरीके से है वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है लैंगिक भेदभाव से क्या तात्पर्य है। इसको देखो, ये इतना इजी चैप्टर है, आप लोग बहुत सारी इसमें बना के भी लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। लैंगिक भेदभाव क्या होता है, जरा देखो आप लोग ध्यान सुनिएगा। लैंगिक भेदभाव यानी कि प्रत्येक समाज में स्त्रियां जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं। आधा भाग है हमारे समाज में पुरुष और स्त्री का अनुपात 1991 की जनगणना के अनुसार जो है 929 है, अर्थात लिंग का अनुपात संतुलित नहीं है, यानी कि लड़कों की स्थिति ज़्यादा है, लड़कियों की स्थिति
कम है, इसको सेक्स रेशियो बोला जाता है। लैंगिक भेदभाव निम्न बातों से स्पष्ट होता है, जैसे स्त्री को पुरुषों के बराबर समानता नहीं मिलती और इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। दूसरा है कथन में तो नारी को लक्ष्मी की भांति माना जाता है, पर व्यवहार में स्त्रियों को धन का उत्तराधिकार नहीं दिया जाता। देखो बोलते हैं हमारे घर की लक्ष्मी बेटियां होती है, लेकिन बेटियों को चंद रुपए तक नहीं दिया जाता है ना, दहेज देकर या ये सब करके भगा देते हैं। लेकिन जब जमीन की हिस्से की दारी बात आती है तो उसमें पुत्र आगे हो जाते हैं, है ना। लेकिन आज सरकार की जो नियम है उसमें लड़कियां और लड़के दोनों ही उस संपत्ति का बराबर बराबर हिस्सा होते हैं। बस यही है कि लड़कियां मांगती नहीं हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। पर इसे विस्तृत वस्तुतः वंशक्रम और उत्तराधिकार के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों लिंगों की महत्ता है, पर इसे विस्तृत कर हमारे समाज में लिंग को लेकर भेदभाव है। और सिवाय कुछ आदिवासी समूहों के शेष परिवार पितृसत्तात्मक परिवार हैं। पितृसत्तात्मक समाज में वंशक्रम, गोत्र, उत्तराधिकार पितृवंशीय होते हैं। याद है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलता रहता है, पुत्र इंपॉर्टेंट है, पुत्र इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बस चलती रहती हैं। बाकी बच्चों की स्थिति यहाँ बद से बदतर कर रखी है, ठीक है, ये चीज़ें। तो बेटे की इच्छाएं तुरंत पूरी कर दी जाती हैं, जबकि बेटियों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, ये उतनी तत्परता से पूरी नहीं की जाती हैं बेटियों की इच्छाएं। तो बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन बेटी के जन्म पर मातम सा छा जाता है, अरे यार बेटी हो गई, ऐसा हो गया। ये बेकार लोगों की सोच होती है, याद रखिएगा, है ना, ये चीज़ होती हैं। चलिए उसके बाद ये चीज़ हमने जान ली। तो लैंगिक भेदभाव के आपको आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक है ये, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, हमारे समाज में इस हिंसा के होने के क्या कारण हैं, आखिर घरेलू हिंसा इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्यों घरेलू हिंसा को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। देखिए जरा, घरेलू हिंसा क्या होती है, जैसे जो है जब एक पुरुष और एक स्त्री पति व पत्नी की भांति बच्चों का प्रजनन करने के लिए एक हो जाते हैं, तब वे एक परिवार की नींव डालते हैं। पर यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू या पारिवारिक हिंसा, बहुत सारी महिलाओं के साथ मारपीट भी किया जाता है, आगे बात समझ में ये चीज। पर मैं पूर्ण रूप से पुरुषों को ही गलत नहीं बोलूँगा, बहुत से घरों में महिलाएं भी कम नहीं हैं, बहुत सारे घरों में महिलाएं भी कम नहीं है, वो उल्टा सीधा काम करेंगी, फालतू का चुगली, ये वो उल्टी सीधी सारी चीज़ करेंगी। यहाँ मैं अगर गलती बोलूँ तो दोनों की भी हो सकती है, आगे बस हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो समाज में हो रहा है वो एक्चुअल में आप लोग को बताता हूँ। यहाँ सिर्फ अगर बोल दिया जाए महिलाओं के साथ ही गलत होता है, महिलाओं के साथ ही गलत होता है, भाई पुरुषों के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती है। उदाहरण के लिए मतलब जैसे इसमें बता रखा, महिलाओं पर घरेलू अथवा पारिवारिक हिंसा, मारपीट, अत्याचार, जहर देना, जलाए जाने, डुबो कर मारने, बलात्कार आदि के रूप में होती हैं। यह हिंसा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए घरेलू हिंसा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरों में तो और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह घटनाएं केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग में ही नहीं बल्कि उचली जातियों में भी, शिक्षित परिवारों में भी घटित होती हैं सारी परेशानियां। हमारे समाज में सदैव घरेलू हिंसा रही है। हाल में घरेलू हिंसा में वृद्धि का कारण उपभोक्ता वस्तुओं की खपत है, उससे घरेलू हिंसा बढ़ रही है, यानी गरीबी है। देखिए जिस घर में पैसा नहीं रहेगा उस घर में लोग लड़ेंगे, आपस में लड़ मर के मर जाएंगे लोग, है ना। इसलिए बोला जाता है दोनों ही सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर पुरुष नहीं कमा पा रहा तो स्त्री तो कम से कम कमा ले, या स्त्री नहीं कमा रही कम से कम पुरुष तो कमा ले, तो एक दूसरे पे दोनों को मतलब पढ़ लिख कर आगे बढ़ना जरूरी है। आगे बस समझ में ये चीज़ याद रखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों की प्रमुख समस्याओं का विवरण दीजिए। अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याएं क्या है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला मैंने अभी पढ़ाया था आपको, देखिए ये था ना, तो वैसे ही थोड़ा सा आगे बता रखा है। तो अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्या, अंतरक्रिया का अभाव, यानी गांव में प्राय अन्य पिछड़ी जाति के लोग पृथक मोहल्ले में रहते हैं। गांव में निवास करने वाली ऊंची जातियों के संबंध इनके साथ नहीं रहते। इसी प्रकार उच्च जातियों की महिलाओं और बच्चों के जो है संबंध भी जो है इनसे नहीं होते हैं। इस भेदभाव को अन्य पिछड़े वर्ग की नई पीढ़ी बुरा मानती है। इस कारण यह है कि वे आज आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से समक्ष हैं और जो है परिणामतः प्रगतिशील जातियों व निम्न जातियों के मध्य जब तक संघर्ष हो जाता है। तो वही चीज़ हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि भाई ये पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी हैं, आज शिक्षा के मामले में भी बहुत पीछे हैं। अंतःक्रिया का भाव है इनमें, उच्च जातियों पर निर्भरता। आज ओबीसी क्या है, उच्च जाति पर निर्भर हो गई है।
मतलब वर्तमान की तो चलो हटा दो, लेकिन पहले क्या था, आज से 20 साल पहले 10 साल पहले क्या था, जो निचली जातियाँ थी, देखिए मैं किसी को ऊपर जाति किसी को निचली जाति का दर्जा नहीं देता। मैं यहाँ ये बोलता हूँ कि जो बच्चा पढ़ता लिखता है बहुत अच्छा है पढ़ने में, जो व्यक्ति पढ़ लिख कर बहुत सक्सेस हो जाता है, वहाँ कोई मायने नहीं रह जाते जात पात के। आगे बात समझिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उच्च जाति पर निर्भरता, यानी कि बहुत पहले क्या था, या आज से 10 साल पहले भी देखा जाए तो ये लोग क्या थे, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गए, ये ऊपर की जातियों पर निर्भर हमेशा रहते थे, शादियों में हर चीज़ पर उन पर निर्भर रहते थे। उसके बाद है बटाईदारी की समस्या। तो ओबीसी वालों को ज़्यादातर क्या करना पड़ता था, बटाईदारी वाली व्यवस्था देखनी पड़ती थी। बटाईदारी कैसे भाई, कि सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ एक खेत है, तो उस खेत में जो कोई काम करेगा तो वो कौन होगा, ओबीसी अगर काम कर रहा है कोई उस खेत में, ओबीसी अगर है, ओबीसी है अगर वो काम कर रहा है, तो उसका इतना हिस्सा वो खुद रखेगा, इतना हिस्सा वो खुद रखेगा, बाकी हिस्सा जो है जनरल को दे देगा या उचली ऊपर जाति वाले को दे देगा। आगे बात समझ में ये चीज़। तो बटाईदारी की समस्या भी होती है, ठीक है, इन पे खुद के खेत भी नहीं होते कई बार। तो ऋणग्रस्तता, ऋणग्रस्तता की अगर बात करें, जो ये ओबीसी वर्ग है ये क्या करता है, अगर किसी को किसी से लोन के तौर पे पैसा लेता है, ब्याज के तौर पे पैसा लेता है, तो उस पर टैक्स बहुत, मतलब उस पर मतलब क्या नाम है, लोन के तौर पे पैसा लगता है, उस पर बहुत ज़्यादा ब्याज लगा देते हैं ये ऊपर की जाति के लोग। तो कई बार ये भी था कि ये भी एक इनकी बहुत बड़ी समस्या है, तो ब्याज दर इनसे बहुत ज़्यादा वसूला जाता था, ठीक है, ऋणग्रस्तता। और स्वास्थ्य व पोषण की अगर बात करें तो इनके स्वास्थ्य की दशाएं खराब है, इनके मकान कच्चे हैं, इनके मकानों में शौचालय, पेशाब घर और स्नान घर, नाली और खिड़कियाँ का अभाव है, नहीं होता। इसी मकान में वे गाय भैंस और भैंस बौर बकरा बकरी के साथ रहते हैं, और गांव की गली में ही वे शौच करते रहते हैं। तो इससे गंदगी फैलती है, पूरा समाज का स्वास्थ्य ही पूरा खराब होके रह जाता है ना। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि भाई पूरा जो समाज है ना वो खराब हो जाता है। तो सरकार इनके लिए आज अच्छा कर रही है और कर भी रही है, और बाकी इनके ऊपर भी डिपेंड है, SC ST OBC के ऊपर भी डिपेंड है कि ये लोग क्या करें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। इनके पास एक ऑप्शन है कि बहुत अच्छे से मेहनत करके, क्योंकि आज शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई जात धर्म नहीं है। शिक्षा कभी ये नहीं देखती कि भाई वो ऊंची जाति का तो मैं उसके दिमाग में जाऊंगी, या ये निचली जाति का उसके दिमाग में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनो, ठीक है, अब आगे बढ़ते रहें, ठीक है। बाकी ये चैप्टर खत्म हो चुका है, कल मैं आपको 32 चैप्टर करवाऊंगा। फिर आप टोटल इस सोशियोलॉजी के 4 चैप्टर बचे हैं, और मैंने जैसा बोला था वो वैसे पूरा किया कि आप लोग को अच्छे तरीके से सारा चीज़ करवाया, ठीक है। बाकी साथ देते रहें साइमन क्लास का, भर भर के सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया वो कमेंट भी कर दो भाई कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और आने वाली जो है सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए वो आप लोग जरूर बताएं मुझे, ठीक है, कमेंट में बता दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।